बस्तर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, बस्तर के 12 की 12 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और यहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। उनसे मैंने की है खास बातचीत, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान टीएस सिंहदेव जी। आप उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और सर, मेरा सीधा सा सवाल है, छत्तीसगढ़ जीतने के लिए प्रमुख मुद्दे जिनको लोगों के बीच लेकर जा रही है कांग्रेस पार्टी, वो 3 मुद्दे जिसके बदौलत आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ इस बार भी कांग्रेस जीत लेगी। 3 ही आप अगर कह रही हैं तो किसानों के लिए जो किया, ऋण मुक्ति और धान के भाव, गन्ने के भाव, मक्के के भाव, ये देश में कहीं नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के किसानों को आज मिल रहा है। 75% आबादी गांवों में रहती है लगभग छत्तीसगढ़ की। सेंसस में 77 था, अभी कुछ कम हो गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम किसानों के बीच में जो किया। वन क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, वन क्षेत्र है तो खेती की जमीन कम है, बिल्कुल वो वन उपज पे निर्भर है। उस बात को समझ के कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में भी कुछ बिंदु रखे थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है। तेंदुपत्ता का भाव है 2500 से 4000 आपने किया। तो आज 67 वन उपज हैं जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस की ये सरकार ने खरीदी। मतलब किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर आपको लग रहा है कि किसानों से और ग्रामीणों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मुद्दे एक अहम मुद्दा है। इसी ये के साथ ओबीसी वाला मुद्दा भी आप लोगों की ओर से, अगर किसानों के लिए इतने सारे कामकाज किए गए हैं और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़वाद को लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा इससे? ओबीसी की जनगणना के पीछे कि आखिर आपको अगर बजट का एलोकेशन करना है तो समाज के किस वर्ग को कितना, एसटी एससी है क्योंकि जनगणना में फिगर आ जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी ये सवाल पूछे जाएंगे ना, एससी एसटी को लेकर जनगणना होती है या फिर बीजेपी की ओर से, इवन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जातियों में समाज को विभाजित करके आप अपने फूट डालो राज करो की नीति को कांग्रेस पार्टी अपनाना चाहती है। वो खुद ओबीसी का देश का सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं नरेंद्र मोदी। स्वयं प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं जानता था कि ओबीसी के हैं, खुद ही उनने कहा कि मैं ओबीसी का हूं। एक पृथक पहचान देने का काम देश के प्रमुख जनप्रतिनिधि ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे ही वहां आज तक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो जातिगत जनगणना करा ली है। जब बिहार के संदर्भ में उनसे सवाल पूछा गया तो अगर आपकी सरकार ने यहाँ पर जातिगत जनगणना करा ली है तो उसके डेटा क्यों नहीं रिलीज किए गए? डेटा रिलीज है, 43-44% है, लेकिन वो जिस बेस पे की गई है मैं उससे खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। अब देखना होगा कि ओबीसी वाला ये जो दाम है वो आप लोगों के पक्ष में कितना काम करता है। अब मैं आ जाती हूं उस मुद्दे पर जिसमें आपकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। भूपेश बघेल जी से रिश्ते ठीक हो गए आपके बीच में, तो माहौल बहुत गर्म था छत्तीसगढ़ का। तो मीडिया में बहुत सारी बातें चलती थी और देखिए, मेरी कमजोरी है शायद, मैं कुछ चीजें ऐसी कह देता हूं जिसके लिए बाद में मुझे कहा जाता है कि क्यों कहा। हाँ। आला कमान से डांट संबंध की जो बात होते हैं, क्या पिता पुत्र में अनबन थोड़ी बहुत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, भाई भाई में नहीं होती, भाई बहन में नहीं होती, दोस्तों में नहीं होती, तो बहुत छोटी चीज है। यानी जिसको मैनेज करके जो ऑर्गेनिक हमारा यूनिट है, इकाई है, उसको परिवार माने या दोस्ती के रिश्तेदारी माने, कुर्सी के लिए अनबन होती है वो बहुत बड़ी बात और अलहदा होती है। अपने ऊपर होता है उसको किस हद तक बिगड़ने देना। आपने देखा भी होगा, मीडिया का नजर बड़ा पैना रहता है जी। इन 5 सालों में हम लोगों के तरफ से, भूपेश भाई की तरफ से, मेरे तरफ से कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट या पोस्चर या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा होगा जिसमें ऐसा लगता होगा कि तलवारें खींची हुई। तो अंदर अंदर चल रहा था 2.5 सालों का जो फॉर्मूला आपके ऊपर लागू था, उसमें क्यों नहीं आपको सीएम बनाया गया? अंदर भी अगर हम लोग काम करते रहे, मैं उनके मुख्यमंत्रित्व में मंत्रिमंडल का सदस्य रहा। जब मंत्रिमंडल बना तो सबसे पहले भूपेश भाई ने मुझे बुला के कहा कि महाराज आप कौन से डिपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, आप चूज कर लीजिए, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स आपको लेना है। मैंने कहा फाइनेंस, ने कहा कि वो सीएम के साथ रहता है, होम वगैरह जो, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने दिल की बात, स्वभाव और मन की जो चॉइस थी दिया, वो उस हिसाब से काम हुआ। और उन विभागों में अगर मैं काम करता रहा हूं और मुझे लगता है कि
स्वास्थ्य विभाग की बात देख लीजिए, मेडिकल एजुकेशन की बात देख लीजिए, जीएसटी की बात देख लीजिए, इसमें कहीं कोई कमी ऐसी महसूस हुई कि हमारे संबंध गड़बड़ हैं तो ये विभागों के काम नहीं हुए। लेकिन सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद तो फिर बेचैनी होगी कि कब आएगा नंबर, रहता वो नहीं है। आया। अब जब सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है तो फिर आगे के लिए उम्मीद क्या है? कोई बेचैनी नहीं है। एक स्थिति रहती है कि हमको काम करना है, जिस ढांचे में हम हैं हाँ। उसमें लगभग सारे राजनीतिक दल हाई कमांड के अंतिम निर्णय पे ये फैसलों के आधार पे चलते हैं, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि हाई कमांड जो निर्णय लेगा मैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की फिर से अगर बनती है सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री? जिसको हाईकमांड तय करेगा। विधायकों की भी रायशुमारी होती है, उसके बाद हाईकमांड भी असेस करते हैं कि क्या बेटर रहेगा स्टेट के लिए, और फिर वो। तो आपने अपने मन की बात बता दी इशारों में कि देखिए फ्यूचर के लिए अभी भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा नहीं है, भले ही वो मुख्यमंत्री हों, लेकिन आगे के लिए दरवाजे सबके खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है। हाई कमांड ने निर्णय किया। ठीक है, हाई कमांड ने निर्णय किया, विधायकों की राय ली ही गई थी, उसके पहले विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों से एकजाई पूछा सबकी उपस्थिति में, तो एक परंपरा भी है, एक सम्मान भी हाई कमांड का अपने पार्टी का रहता है कि हाई कमांड जैसा तय करेगी। ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला था या नहीं था? मीडिया में तो था, बाकी जहां पर आग होती है धुआं वहीं से निकलता है और खबर वहीं से मीडिया चलाता है। अब तो बारी, अब तो 5 साल हो गए पूरे। इसमें कुछ ही बातें हैं जो, देखिए पार्टी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ। और आपको आश्वासन तो दिया होगा कि 2.5 साल बंद कमरों में जो बातें होती हैं उसकी एक मर्यादा रखना उचित होता है। तो अगर कहना है तो वो कह सकते हैं, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो हम, मेरा कहना उचित नहीं है। तो वो बंद कमरों की बातें अलग रहती हैं। ये बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव में जा रही है, जबकि रमन सिंह नाम का बड़ा चेहरा उनके पास भी है। तो इससे आप लोगों को फायदा दिख रहा है कांग्रेस को या फिर नुकसान नजर आ रहा है? पिछले बार वो चेहरे पे गए थे, हम बिना चेहरे पे गए थे। तो ये मैटर उतना नहीं करता है। करता है लेकिन उतना नहीं करता है। कई राज्यों में अनेकों चुनावों में, कर्नाटक में भी कोई एक चेहरा नहीं था। कांग्रेस को अच्छी बहुमत मिली, उधर से सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल में सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था, वहां सफलता मिली। रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करके माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो जारी है, कमल निशान पर जारी है, तो जो पार्टी के भीतर की गुटबाजी थी उसको खत्म कर लिया। 90 में से 45 से ज्यादा नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर बिल्कुल फ्रेश, मतलब एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाई है, और उसको उम्मीद है कि वो जीतेगी भी। प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई और आदर अनादर का भाव प्रकट न करते हुए, मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट है कि, और ये फील्ड में भी दिखा है कि राज्य का चुनाव, देश का चुनाव, ये एकदम अलग इश्यूज पे लड़ा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी को, अगर ये उनका मामला है, पर आपने पूछा तो मैं अपनी राय केवल शेयर कर रहा हूं, और जितनी अपॉलिटिकल ये राय हो सकती है उस आधार पे पेश कर रहा हूं। वो यहां नहीं रहेंगे गवर्नेंस के लिए। ये 5 साल बीते, चुनाव के समय आए, अभी चुनाव के पहले आए, बीच में नहीं के बराबर। तो जो यहाँ का वोटर है वो उनसे लिंकअप नहीं हो पाएगा, किसी भी राज्य में नहीं लिंकअप हो पाएगा कि उनके चेहरे पे हम वोट। लेकिन उनकी तमाम योजनाएं हैं, जैसे गरीबों को मकान देने वाला, मुफ्त में राशन देने वाला, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। तो क्या आपको ये सब में राज्य की भागीदारी के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी एक स्कीम नहीं है, जितना आपने कहा, जो कि 100% सेंट्रल ग्रांट पे है। राज्य की भी इसमें हिस्सेदारी है। बल्कि आयुष्मान योजना की बात, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, तो वो केंद्र सरकार के नाम पे चलती है, जबकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के नाम से हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान का जो हमको कंपोनेंट आता है लगभग 377 करोड़ रुपया, वो मात्र 20% है। 80% राज्य सरकार के बजट से होता है। इस साल वो और कम हो जाएगा, 1500 करोड़ हमने इसमें खर्चा किया, 377 के आसपास केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। इस बार वो 1800 तक जाएगा। और आज ही राहुल जी ने घोषणा की है कि 10 लाख रुपए तक का जो डॉक्टर खूबचंद बघेल का 5 लाख का लिमिट था परिवार के लिए, उसको 10 लाख का कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का। तो ये
केंद्र सरकार की योजना परसेप्शन स्टेट्स में नहीं होता है। एक तो इम्प्लीमेंट राज्य सरकारें करती हैं, दूसरा उनकी हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन वैसी ही हिस्सेदारी राज्य सरकार की भी होती है। तो क्या इसीलिए पीएम आवास योजना की जब बात चली तो राज्य सरकार ने पैसे नहीं दिए, और जो बीजेपी आरोप लगाती है कि बहुत सारे गरीबों के पक्के घर बनने से वंचित रह गए, रुक गए। ये सही है, रुक गए थे, क्योंकि उसके लिए रमन सिंह जी के ही समय स्टेट बजट से फंडिंग करने की बात को खत्म कर दिया गया था, और ये निर्णय उस समय की सरकार ने भी लिया था कि हम लोन लेके स्टेट शेयर को प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल का एक शेयर है, स्टेट का एक शेयर है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जिन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही थी, लोन्स भी लिए हुए थे, ऑब्वियसली बैंकों से लोन लिए हुए थे, हमारी वो पोजीशन नहीं बन रही थी कि हम लोन लेके स्टेट शेयर का हिस्सा हम दे पाए, उसमें हम पिछड़े। लेकिन अभी राहुल जी आए थे और जो 6,99,000 घर पेंडिंग थे, उसको हम लोगों ने लॉन्च भी कर दिया, और ये कह के लॉन्च किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं भी देती है तो भी 25,000 का किस्त तो दे दिया गया है, बाकी भी दिया जाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर आपके जो कार्यकर्ता हैं, मैंने कई जगह देखा भी है, वो नारे लगाते हैं आप आगे बढ़ें और आपको सीएम की कुर्सी पर, तो मन में वो इच्छा अभी है और आप चाहते हैं कि उस रूप में कांग्रेस पार्टी कोई हर्जा नहीं रहता है। कार्यकर्ता हैं, इनके मन में उत्साह रहता है, सभी लीडर्स को प्रमोट करते हैं। आप अगर नारे देखेंगे तो भूपेश बघेल जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद एक साथ लगते हैं, तो उसमें ना तो कोई हर्जा है। तो ये डिप्टी सीएम ही आप बने रहेंगे भविष्य में भी? अगर जो मेरे को जिम्मेदारी, मुझे जो लगेगा कि मैं जिस लायक हूं उस लायक की जवाबदारी जब तक मिल रही है मैं निभाऊंगा। आखिरी में आपने क्या कहा था कि आप किस लायक हैं जिसके बाद आपको डिप्टी सीएम बनाया गया? उसी लायक रहा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बस्तर में हमारी मौजूदगी है, चारों तरफ चुनावी शोर है। अब कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है। सर के दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन नासिर और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बस्तर, छत्तीसगढ़ आज तक।